गाड़ी में सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। आदिल गाड़ी चला रहा था और संजय उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। वहीं अद्विक और निवेदिता पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। निवेदिता खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। हालांकि उसका कांच बंद था, पर फिर भी अंदर से उसे सब दिखाई दे रहा था। और वहीं अद्विक कभी उसे देखता तो कभी सामने। साथ ही वक्त वक्त पर वो उसके पानी और जूस का भी ख्याल रख रहा था। पर निवेदिता ने तो जैसे कसम खा ली थी उसे अपनी बेरुखी से चोट पहुंचाने की। हर बार जब भी वो उसे पानी देता, वो उसे छोड़ खुद से पानी ले लेती। पर अद्विक बिना परेशान हुए और गुस्सा किए फिर भी अपना काम कर रहा था। उन दोनों की इस हरकत को संजय साइड मिरर से देख रहा था और हल्के से मुस्कुरा भी रहा था। उसे खुशी थी कि निवेदिता के लिए ही सही, पर अद्विक का पेशेंस काफी ज्यादा था और यही बात बताती थी कि अद्विक बदल रहा था। वहीं ऋषभ अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा था अद्विक और निवेदिता की शादी के बारे में पता लगाने की, पर उसे कहीं से भी कुछ मालूम नहीं चल पाया था। वहीं एक और शख्स था जो ग्वालियर की ट्रेन पकड़ने वाला था इंदौर से। उसी शख्स के साथ एक आदमी और था जो उसे बार बार ग्वालियर जाने की वजह पूछ रहा था। तुम ग्वालियर क्यों जा रहे हो? देखो, तुम उसके लिए ही जा रहे हो ना। वहां मैंने कहा ना, भूल जाओ वो सब। मैं सब भूल चुका हूँ। ग्वालियर जाने का मेरा मकसद कुछ और है। अब फिक्र न कर, मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, पर अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है हमारे लिए। ये तुम जानते हो। जानता हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं जिससे दोबारा हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, ख्याल रखना अपना। जी, आप भी रखिएगा और बाकी सबका भी। कुछ भी हो बस एक कॉल कर दीजिएगा। ठीक है। अगले ही पल ग्वालियर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। ये देख लड़का तुरंत उस आदमी को बाय कर उसमें चढ़ गया और कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन आगे बढ़ गई। अद्विक की गाड़ी कुछ ही देर में उस जगह पहुंच गई थी जहां वो निवेदिता को लाना चाहता था। गाड़ी के रुकते ही सब बाहर आ गए। संजय ने गाड़ी से उतरकर अद्विक की तरफ का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अद्विक बाहर आया और निवेदिता के उतरने के लिए हाथ बढ़ाया, पर निवेदिता ने उसके हाथ की तरफ ध्यान नहीं दिया और बिना हाथ पकड़े बाहर आने लगी। निवेदिता का अनदेखा करना अद्विक को अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी वो बिना कुछ बोले साइड हट गया ताकि वो आराम से उतर सके। नीचे उतर निवेदिता ने देखा कि वो एक पहाड़ी पर थी। कार से थोड़े दूर पर ही एक खाई भी थी जहां लोहे की रेलिंग भी लगी हुई थी ताकि कोई नीचे न गिरे। चलें? अद्विक के पूछते ही निवेदिता ने हल्के से सर को हिलाया। निवेदिता का इशारा मिलते ही अद्विक आगे बढ़ गया और उसके साथ ही निवेदिता भी। बाकी सभी गन लेकर अपनी अपनी पोजीशंस पर उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए खड़े हो गए थे। जेनी और मैरी निवेदिता के साथ ही थी। उस पहाड़ी पर बेंच रखी हुई थी। अद्विक बेंच के पास आकर खड़ा हो गया और वहां से दूर फैले शहर को देखने लगा। निवेदिता भी उसी के पास खड़ी हो गई और सामने की तरफ देखा। पहाड़ी पर खड़े होकर दूर तक फैली हरियाली देखी जा सकती थी और उसी हरियाली के बीच बसा शहर जो इतने दूर से बहुत छोटा और बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान में बादल थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस कारण वो व्यू और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसे देख कोई भी अपनी सारी परेशानी कुछ पल के लिए भूल जाए। वहीं निवेदिता के साथ हुआ। दूर तक फैली हरियाली को देख निवेदिता के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। यहाँ मैं बचपन में अपनी माँ के साथ आता था। अद्विक की बात सुन निवेदिता की मुस्कुराहट तुरंत ही गायब हो गई और उसने हैरानी से अद्विक की तरफ देखा। माँ? अद्विक वैसे तो सामने की तरफ देख रहा, पर उसे निवेदिता की हैरानी से भरी नजर अपने चेहरे पर महसूस हो गई थी। हैरान मत हो, मैं भी इंसान ही हूँ और बाकी इंसान की तरह ही इस दुनिया में आया हूँ। किसी चिराग से नहीं निकला हूँ और ना किसी जादू से बना हूँ। अद्विक का सीधा जवाब सुन निवेदिता झेप गई। सॉरी, वो पहले कभी सुना नहीं आपकी माँ के बारे में। क्योंकि काफी पहले ही वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। मेरी उम्र काफी कम थी तब उनकी डेथ हो गई। अपने शुरुआती 4 साल मैंने उनके साथ ही बिताए थे, तो जब भी मुझे कहीं जाने का मन करता था तो वो मुझे यहाँ लेकर आती थी। बचपन से ही ये जगह मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें ये दिखाना चाहता था ताकि तुम और हमारा बेबी भी इस जगह को देख सके। निवेदिता वैसे तो अद्विक से नाराज थी, पर जाने क्यों अद्विक की ये कहानी सुन निवेदिता का दिल नर्म सा पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि वो आगे उसके बारे में जाने। आपकी माँ की डेथ कैसे हुई थी? पुरुषोत्तम राठौर ने उनकी कार में ब्लास्ट करवा दिया था। पुरुषोत्तम राठौर का नाम सुन निवेदिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो आपके दादाजी है ना?
मेरी माँ के पति के पिता हैं, बस। अद्विक के सवाल से साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में पुरुषोत्तम जी के लिए कोई भी इज्जत नहीं थी और शायद अपने पिता के लिए भी नहीं। और सही भी था, अगर कोई किसी की माँ को मारे तो कोई कैसे उस खूनी के प्रति नर्म रह सकता है। क्यों मरवाया उन्होंने आपकी माँ को, और वो इतने आराम से बाहर कैसे घूम रहे हैं? ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम बस आराम से बैठो यहाँ। इतना कह उसने पहले उस बेंच को टिश्यू पेपर से साफ किया और फिर उसको सैनिटाइज कर दिया। अब बैठ जा। निवेदिता उसकी बात सुन समझ गई कि अद्विक उसे आगे कुछ भी नहीं बताना चाहता, इसलिए वो भी बिना आगे कुछ पूछे बेंच पर बैठ गई। उसके बैठते ही जैनी निवेदिता के लिए पानी ले आई। निवेदिता ने बॉटल खोला और पानी पीने लगी। वहीं अद्विक वहीं खड़े शांत नजरों से बस सामने खाई की तरफ देखे जा रहा था। आखिर ये जगह उसकी जिंदगी की सबसे खास जगह थी। ज्यादा कुछ तो उसे याद नहीं था, पर बस इतना जानता था कि अपनी माँ के साथ बचपन के कुछ हसीन लम्हे उसे यहाँ बिताए थे। यहाँ तक कि राठौर मेंशन में जाने के बाद भी उसकी माँ उसे कभी कभी यहाँ लाती थी। उसी के साथ वेदांत भी यहाँ आने लगा था और इसी तरह से ये जगह उसके बचपन की काफी यादगार यादें समेटे हुए था। हालांकि आखिरी बार वो वेदांत के साथ ही यहाँ आया था, उसके बाद आज आ रहा था। यहाँ की देख रेख के लिए भी उसे अपने आदमी रखे हुए थे ताकि इस जगह पर कोई कुछ ना कर सके। वहीं राठौर मेंशन में श्रेया गार्डन में व्हील चेयर पर बैठी फूलों को देख रही थी। तभी पुरुषोत्तम जी अपने 2 आदमियों के साथ वहां आए। काम हो गया है तुम्हारा। पुरुषोत्तम जी की आवाज सुन श्रेया ने व्हील चेयर को पीछे की तरफ मोड़ा और उन्हें देख मुस्कुरा दी। वेल डन पुरुषोत्तम राठौर, बार बार मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों, अब तो हम पार्टनर्स हैं ना, और पार्टनर्स तो एक दूसरे का नाम ही लेते हैं ना, क्राइम पार्टनर्स। श्रेया की बात सुन पुरुषोत्तम जी ने कुछ नहीं कहा, पर दिल ही दिल उनका श्रेया का खून करने का मन कर रहा था, क्योंकि ये लड़की पहला तो उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, दूसरा उन्हें ब्लैकमेल भी। उनका बस चलता तो वो अभी उसे मौत के घाट उतार देते, पर सबूत श्रेया के पास थे, जिस कारण वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो मर भी गई तब भी सबूत पुरुषोत्तम जी के हाथ नहीं लगेंगे और अद्विक तक पहुंच जाएंगे। यही वजह थी कि पुरुषोत्तम जी अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे। मन ही मन गालियां मत दो, जो कहना है सामने कहो। कुछ नहीं कहना, थोड़ी देर में तुम्हें खबर मिल जाएगी उस लड़की की। उम्मीद यही है, वरना ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? पुरुषोत्तम जी उसके आखिर के शब्द सुन समझ गए कि वो उन्हें दोबारा से धमकी दे रही थी, पर वो बस कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए बिना कुछ बोले वो अंदर चले गए। उनके जाते ही श्रेया हंस पड़ी और कुछ सेकंड में एकदम शांत हो गई और अपनी व्हील चेयर को वापस से मोड़ फूलों को देखने लगी। फूल बड़े पसंद है ना निवेदिता तुम्हें, तो अब यही फूल तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। अब तुम्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गुड बाय स्वीट हार्ट। इतना कह वो शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी। निवेदिता बेंच पर बैठी बस अद्विक को देखे जा रही थी और अद्विक खाई की तरफ। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये इंसान था क्या। कभी उसे लगता जैसे वो उसे अच्छे से समझ गई, पर अगले ही पल वो उसके लिए एक रहस्य की तरह बन जाता था। आज से पहले उसने कभी अद्विक के परिवार के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि उसके साथ ही इतना सब कुछ हो चुका था कि उसे कभी इस तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिला। जिस दिन पुरुषोत्तम जी को देखा था उस वक्त भी वो ललिता जी और शालिनी को लेकर परेशान थी, और फिर नव्या को देखकर भी उसका दिल टूट सा गया था, जिस कारण वो किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाई। पर आज उसे अद्विक की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मालूम चला था। वो और भी उसके बारे में जानना चाहती थी, पर शायद उसका पूछना अद्विक को ठीक न लगे, इसलिए वो चुप हो गई। वो ये सब सोच ही रही थी कि संजय अद्विक के पास आया। सर, वो डॉक्टर का कॉल आया था, आप अभी बात करेंगे या वापस जाकर? निवेदिता की रिपोर्ट को लेकर? जी सर, फोन दो। अद्विक के कहते ही संजय ने फोन उसके हाथ में थमा दिया। फोन ले अद्विक निवेदिता से थोड़े दूर जाकर खड़ा हो गया, इतना जितने में आवाज निवेदिता तक ना पहुंच सके। बोलो। वो मिस्टर राठौर 3 दिन पहले जो मिसेस राठौर के टेस्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। क्या आया है रिपोर्ट में? जहरा पूरी तरह से मिसेस राठौर की बॉडी से निकल चुका है और वो अब बिल्कुल ठीक है, तो हम उनकी दवाइयां बंद कर सकते हैं। बेबी भी पूरी तरह से हेल्दी है मिस्टर राठौर, अब कोई खतरा नहीं है उन्हें। वो जहर पूरी तरह से उनकी बॉडी से निकल चुका है, जिस कारण अब वो बेबी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ओवरऑल मिसेस माथुर और बेबी अब पूरी तरह से सेफ और हेल्दी हैं। डॉक्टर की बात सुन अद्विक ने मन ही मन गहरी सांस ली। निवेदिता बेंच पर बैठी शांति से
वहां की वादियों को देख रही थी। तभी उसकी नजर रेलिंग से बिल्कुल सट कर लगे फूल पर पड़ी। वो फूल कुछ अलग स्पीशीज का लग रहा था। निवेदिता को फूलों के बारे में काफी जानकारी थी, पर ये फूल उसने पहली बार देखा था। देखने में भी वो फूल काफी सुंदर दिख रहा था और यही कारण रहा कि निवेदिता उस फूल के पास जाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। ये देख मैरी और जेनी भी उसके पीछे चली गई। निवेदिता रेलिंग के पास आई और हल्के से झुककर उस फूल को टच करने लगी। मैम, छूइए ना, क्या पता कैसा फूल है। डोंट वरी, मुझे फूलों से एलर्जी नहीं है। इतना कह वो उसे हाथ में ले देखने लगी। वैसे है तो काफी खूबसूरत, है ना मैडम? हाँ। निवेदिता ने पहले तो उसे हर तरफ से देखा, फिर उसे अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू लेने लगी। अद्वैत फोन पर बात कर रहा था, जिस कारण उसका ध्यान निवेदिता पर नहीं गया। खुशबू लेते ही निवेदिता को खांसी आने लगी। पहले तो उसे लगा कि खांसी नॉर्मल है, पर अगले ही पल उसकी खांसी तेज हो गई। ये देख मैरी और जेनी घबरा गई। मैंने कहा था ना मैडम, ये नुकसान कर सकता है। बातें मत करो और बोतल दो। मैरी ने तुरंत अपने पास रखे छोटे से बैग से बोतल निकाला, पर उस बोतल में पानी नहीं था। ये तो खाली है। खांसते खांसते निवेदिता की आंखों में से पानी आ गया। मैं अभी गाड़ी से पानी लेकर आती हूँ। इतना के वो दौड़कर गाड़ी की तरफ चली। अद्वैत निवेदिता से काफी दूर था, जिस कारण वो निवेदिता की स्थिति से अनजान था और बाकी सभी उन लोगों से कुछ दूरी पर दूसरी तरफ चेहरे कर खड़े थे। पर ठीक उसी वक्त संजय की नजर निवेदिता पर पड़ी, जो अद्वैत के साथ ही खड़ा था। निवेदिता को तो बेतहाशा खांसते देख संजय परेशान हो गया। मिसेस राठौर। संजय के मुंह से निवेदिता का नाम सुन अद्वैत ने संजय की तरफ देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए निवेदिता की तरफ, और निवेदिता को इतना खांसते देख वो परेशान हो गया। उसे तुरंत फोन रख संजय को थमाया और निवेदिता की तरफ बढ़ गया। निवेदिता का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसके गले में भी रैशेज आ गए थे। उसके लिए अब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने सहारे के लिए रेलिंग को पकड़ लिया। रेलिंग खाई के बिल्कुल पास लगी थी और उसके आगे की जमीन में दरार थी, जिस कारण ही रेलिंग लगाई गई थी। निवेदिता के रेलिंग का सहारा लेते ही रेलिंग अचानक हिल गई, जैसे वो पहले से ही काफी कमजोर हो, और अगले ही पल रेलिंग पीछे की तरफ गिरने लगी। ये देख अद्वैत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने वहीं से दौड़ लगा दी। रेलिंग के गिरने से निवेदिता भी अपने आप को संभाल नहीं पाई, उसी के साथ गिरने लगी। उसे गिरते देख पास ही खड़ी मैरी ने उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर तब तक निवेदिता का पैर दरार पड़ी जमीन पर पड़ चुका था। ये देख अद्वैत की एक पल के लिए सांस ही रुक गई और वो जितना तेज हो सकता था उतनी तेज दौड़ा, पर इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता रेलिंग जमीन पर गई और रेलिंग के गिरते ही दरार पड़ी चट्टान टूट गई। इसी के साथ निवेदिता रेलिंग के साथ खाई में गिर गई और उसके साथ ही उसका हाथ पकड़े मैरी भी खाई में गिर गई। निवेदिता को खाई में गिरते देख अद्वैत के पैर लड़खड़ा गया और वो वहीं जमीन पर गिर गया और खाई की तरफ देख तेजी से चिल्लाया, निवेदिता! निवेदिता! निवेदिता!